जय हिंद, वंदे मातरम। आज सीडीपी का थ्योरी का तीसरा क्लास है, ठीक है। तो सीडीपी थ्योरी का तीसरा क्लास है, तो 2 क्लास हम और आप लोग को दे चुके हैं, ठीक। वो 2 क्लास आप जरूर देखें। इवन प्लेलिस्ट है सीडीपी के नाम से, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है, तो उस प्लेलिस्ट को देख लें तो आपको ना क्रम वाइज जो है, जो जेटेट में पूछने वाला है वो सभी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, वो सभी चैप्टर हम लेकर आए आपके लिए, ठीक है। अब देखिए क्या है ना कि हम जो आपको क्लास दे रहे हैं वो MCQ प्लस कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के साथ भी MCQ। तो इसमें क्या है कि जितना आप कॉन्सेप्ट समझिएगा उतना MCQ आपको समझ में आएगा। आपको तो एग्जाम MCQ में देना है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लें। तो हमारा प्लेलिस्ट है सीडीपी का, तो सीडीपी का प्लेलिस्ट खोलेंगे तो सभी चैप्टर जितना जेटेट में पूछने वाला है सारा है, बाल विकास से है। ये तो आज हो गया व्यक्तिगत भिन्नता, इसके पहले एक चैप्टर हम और किए हैं आपका, ठीक है। तो 3 चैप्टर मेरा हो चुका है, तो तीनों चैप्टर आप देखें, ठीक है। और MCQ आप जरूर करें, MCQ हमारा भी साथ में चल रहा है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं, या व्यक्तिगत भिन्नता, या व्यक्तिगत विभिन्नता। बहुत सारे नाम से जाना जाता है, कहीं भिन्नता मिल जाएगा, कहीं विभिन्नता मिल जाता है, ठीक है। तो क्या है कि आज हम लोग देखेंगे सीडीपी का जो 3rd चैप्टर पहला है ये बताया जा रहा है व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है, इसको समझिए। बोलता है विभिन्नता प्रकृति के नियम है। विभिन्नता मतलब अलग अलग प्रकृति का होना, ये क्या है, ये नियम ही है, प्रकृति के नियम है। अलग अलग प्रकृति और प्रकृति दोनों अलग अलग चीज है। तो विभिन्नता प्रकृति का नियम है। इस दुनिया में कोई भी 2 प्राणी पूरी तरह एक जैसा नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, याद रखिए, दुनिया में कोई भी 2 प्राणी जो है वो पूरी तरह एक जैसा नहीं हो सकते, ठीक है। चाहे वो मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी हो सकता है। कुछ लोग देखने में एक जैसे हो, विशेषकर जुड़वा बच्चे इस श्रेणी में आते हैं, किंतु जुड़वा होने के बावजूद उनमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं वैचारिक विभिन्नताएं होती हैं। इस प्रकार अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाने वाली विभिन्नता को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। एक क्लियर हुआ बात? ध्यान रखिए, बोल रहा है इस दुनिया में 2 प्राणी कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। इवन जुड़वा भाई भी है, जुड़वा भाई बहन भी है, फिर भी वह एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। उनका शारीरिक, ध्यान रखिए, उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों में पाई जाने वाली भिन्नता को ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? अलग अलग व्यक्तियों में पाई जाने वाली विभिन्नता को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। मतलब अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग उसका जो मानसिक, बौद्धिक और वैचारिक क्षमता होता है। इस कारण जितने भी लोग हैं वह एक दूसरे से भिन्न है। जितने भी लोग हैं दुनिया में सभी एक दूसरे से भिन्न है। कुछ का विचार मिलेगा, ठीक है, तो कुछ का बौद्धिक स्तर नहीं, कुछ का बौद्धिक स्तर मिलेगा तो मानसिक स्तर नहीं, कुछ का मानसिक स्तर ठीक ठाक मिलेगा तो उसका शारीरिक स्तर ठीक ठाक नहीं मिलेगा। तो वैचारिक, बौद्धिक, मानसिक हो सकता है कि हम अपने स्वभाव को बदल दें, अपने प्रैक्टिस को थोड़ा सा बदल दें, तो हो सकता है कि एक जैसा हो जाए, लेकिन शारीरिक बनावट एक जैसा हो, ये इम्पॉसिबल बात है। तो यही इस चैप्टर के माध्यम से बताया जा रहा है कि लोग अलग अलग के होते हैं। आप समझिए कि अगर आपके क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 में अगर 10 या 5 होमवर्क करके आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके क्लास में 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं तो 10-20 बच्चे जो भी आपके क्लास में हैं, सभी का बर्ताव, सभी का व्यवहार, सभी का प्रकृति, सभी का वैचारिक, सभी का मानसिक स्तर अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि अगर हम होमवर्क दिए, होमवर्क देने में क्या होता है कि कुछ बच्चे करेंगे, कुछ बच्चे नहीं करेंगे, तो एज ए टीचर हमको गुस्सा आएगा कि सभी लोग क्यों नहीं किया। तो सभी लोग नहीं करने का मतलब यह है कि कुछ लोगों को मन लगा आपका होमवर्क में और कुछ लोगों को मन नहीं लगा। जिनको मन नहीं लगा वो बहाना बनाएगा, ठीक है। तो आप मार पीट के उससे आप करवा सकते हैं, लेकिन मारने पीटने जैसा कोई काम नहीं हो सकता है। आपको ना उसका बौद्धिक, मानसिक और जो है बौद्धिक, मानसिक और वैचारिक स्तर को आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जिससे आपको कोई सोल्यूशन निकाल सकें बच्चों के प्रति कि आखिर बच्चा चाहता क्या है और हम उसको दे क्या रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा, एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि जब हम किसी का तुलना करते हैं तो ये तो सबसे पहला कि हम गलत करते हैं। तुलना करना ही जो है वो नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि इस दुनिया में कोई भी 2 प्राणी एक जैसे नहीं हो सकते। तो जब एक जैसा हर एक व्यक्ति नहीं हो सकता तो फिर तुलना क्यों करें? तुलना करने को मतलब नहीं, बस अपना समय खराब करना है। तो व्यक्तिगत यानी विभिन्नता का मतलब वही है, ठीक है, कि जो भी मनुष्य हैं वह एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अब देखिए इसका परिभाषा को हम पढ़ें। परिभाषा में क्या है, स्किनर क्या बोले हैं? बोलते हैं व्यक्तित्व के वे सभी पहलू जिनका मूल्यांकन किया जा सकता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत क्या आता है? वे सभी पहलू जिसका मूल्यांकन किया जा रहा हो, ऐसा यानी मूल्यांकन किया जाए। यह वर्ड कौन बोले हैं? स्किनर। ऐसे पकड़ना होगा, क्योंकि स्किनर क्या बोले हैं तो मूल्यांकन शब्द का में मतलब स्किनर क्या बोले हैं तो मूल्यांकन बोले हैं, तो मूल्यांकन जहां मिलेगा वहां टिक करना होगा आपको। जेम्स ड्रेवर क्या बोले हैं? बोलते हैं कोई व्यक्ति अपने समूह से शारीरिक एवं मानसिक तौर पर जो भिन्नता रखता है
व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। ध्यान रखिए, जेम्स ड्रोवर जब नाम आएगा तो इनका कहना क्या है, मानसिक तौर पर जो विभिन्नता या भिन्नता रखता है उसी को हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ये जेम्स ड्रोवर बोले हैं। ठीक, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं हम। लिखा गया है टायलर के अनुसार शरीर के रंग रूप आकार प्रकार कार्य गति बुद्धि ज्ञान उपलब्धि रुचि अभिरुचि आदि लक्षणों में महजूद भिन्नताओं को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ऐसा कौन बोले हैं, टायलर बोले हैं। सीवी गुड्स क्या बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता या विचलन किसी एक विशेषता या कई विशेषताओं से संबंधित होती है। इनमें वे विभिन्नताएं होती हैं जो अपनी समग्रता एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है। ठीक है, तो इसमें याद करने जैसा क्या है, इसमें याद करने जैसा यह है कि व्यक्तिगत भिन्नता या विचलन, ये व्यक्तिगत भिन्नता या विचलन। ठीक है, अगर ये दो वर्ड हो तो सीवी गुड के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए परिभाषा में और है क्या जी, परिभाषा में और है, एक नाम और आया वुडवर्थ और मॉर्विस। क्या बोलते हैं, शारीरिक मानसिक क्षमताएं ज्ञान आदत व्यक्तित्व और चरित्र लक्षण सभी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिए, शारीरिक मानसिक क्षमता, ध्यान रखिए शरीर का मन का क्षमता, ठीक है, और ज्ञान आदत इत्यादि का अगर बात करें, साथ में चरित्र का बात करें, तो यह कथन किनका होगा, वुडवर्थ और मॉर्विस का होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता है इसका नेचर क्या होता है, इसका प्रकृति क्या होता है, तो इसका नेचर को भी हम लोग समझेंगे, द नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो नेचर क्या होता है, विभिन्नता का प्रकृति क्या होता है, तो लिखा है मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया है। निम्नलिखित आधार पर होता वर्गीकृत किया है। तो वर्गीकृत अभी हम लोग देखेंगे कि कैसा है वर्गीकृत। तो ध्यान रखिए, लोग अलग डिफरेंस मतलब लोग अलग अलग क्यों होते हैं, डिफरेंस क्यों होते हैं, इसका ना कुछ मोटा मोटा बात है। तो पहला, जाति के आधार पर लोग अलग हो सकता है, जाति के आधार पर लोग अलग हो सकता है। ठीक, समाज में जाति एवं नस्ल संबंधित विभिन्नताएं पाई जाती हैं, सही बात है। विभिन्न जातियों के रहन सहन खान पान तथा उनकी संस्कृति आदि में अंतर होता है, तो जाति के आधार पर लोग अलग अलग होते हैं। धर्म के आधार पर भी लोग अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, धर्म एवं समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है, दूसरे के पूरक हैं। धर्म व्यक्ति के नैतिक मूल्य एवं आचरण को निर्धारित करता है। संसार में अनेक धर्म हैं जिनके रहन सहन खान पान आचार व्यवहार तथा उनकी मान्यताओं में अंतर होता है। धर्म का मतलब जीवन जीने का तरीका, और एक नहीं कई धर्म है, तो सभी अपने अपने तरह से जीवन जीने का आधार बताते हैं। तो धार्मिक आधार पर भी लोग एक दूसरे से डिफरेंस हो सकता है या होता है। ठीक, अगला देखिए क्या प्रकृति है, अभिवृत्ति के कारण। क्या लिखा, अभिवृत्ति के आधार पर क्या बोला, अभिवृत्ति मतलब इच्छा स्वभाव। ठीक है, तो किसी भी दो व्यक्ति की अभिवृत्ति मतलब स्वभाव एक समान नहीं हो सकती। प्रत्येक व्यक्ति की अभिवृत्ति एवं रुचि अलग अलग होता है। स्वभाव और उसका रुचि क्या होता है, लोगों का अलग अलग होता है। ठीक, अगला कारण क्या है, अगला कारण भाषा के आधार पर देखिए प्रकृति क्या है। बोलता है प्रत्येक भाषा समुदाय की अपनी पहचान होती है, चाहे वह अंचल के आधार पर हो अथवा राष्ट्र के आधार पर। मतलब यह एक ब्लॉक स्तर पर भी हो सकता है भाषा चेंज हो, या राष्ट्र के आधार पर भी भाषा हो सकता है चेंज हो। इस प्रकार दो भिन्न भाषाओं से जुड़े व्यक्तियों में विभिन्नताएं स्पष्ट हो जाती है। भाषा का व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भाषा का व्यक्तित्व पर क्या पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। मतलब हम भाषा के आधार पर एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, भाषा के आधार पर एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। अब देखिए लिंग के आधार पर, ठीक है, लिंग के आधार पर थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं हम। लिंग के आधार पर भी हम अलग अलग लोग होते हैं। लिखते हैं मानव समाज के विकास के साथ धीरे धीरे पुरुषों का वर्चस्व बढ़ता गया और स्त्रियां पिछड़ती गई। आज किसी न किसी रूप से या किसी न किसी रूप में विश्व के प्रत्येक देश या क्षेत्र में नारियों को दोयम दर्जों पर, ठीक है, दर्जों पर रखा जाता है, मतलब अलग दर्जा में रखा जाता है। तो क्या है, लिंग आधारित डिफरेंसेस होता है। महिला है पुरुष है, एक ही क्लास में अगर दो लिंग वाले लोग हैं हमारे यहाँ, तो लड़कियों के लिए सीट अलग होता है बैठने के लिए, लड़कों के लिए सीट अलग होता है। तो डिफरेंस है लोगों में, ठीक है। तो हम लिंग के आधार पर भी अलग होते हैं। अगला देखिए और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं हम में। समुदाय के आधार पर हम अलग होते हैं, ठीक है। आज पूरी दुनिया छोटे छोटे और बड़े बड़े कितने ही समुदायों में विभक्त है, बहुत सारे डिवाइडेड है समूहों में। पश्चिमी देशों के लोग स्वयं को पूर्वी की तुलना में श्रेष्ठ मानते हैं, मानने दीजिए, लेकिन ऐसा है। भारत की बात करें तो यहां भी आदिवासी समुदाय के लोग काफी पिछड़े हैं और देश के अन्य समुदाय के लोग से कई स्तरों पर भिन्नताएं रखते हैं। ये सही बात है, ठीक है। समझ आ रहे हैं बात? बहुत सीधा सीधा शब्द है, हम पढ़ दे रहे हैं, आपको समझ में आ ही रहा होगा। जो डिफिकल्ट वर्ड होगा उसको हम डील कर देंगे। हालांकि सरकारी और सामाजिक स्तर पर इस भेद को पाटने की कोशिश की जा रही है, भले की जा रही है, लेकिन है तो अलग अलग। आदिवासी समुदाय के लोग और सामान्य लोगों में बहुत सा कल्चर, बहुत सा संस्कृति, बहुत सा आदत और स्वभाव प्रकृति में विभिन्नताएं मतलब भिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक। अगला है चौथा पॉइंट हमारा, समझिए मेरे बात को। यह भी इसके पहले क्या पढ़े,
हम लोग विभिन्नता का कारण पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले जो पढ़े विभिन्नता का प्रकृति, क्या पढ़े? प्रकृति। तो ये प्रकृति और कारण दो टॉपिक जो है डाला है जैक, ठीक है। तो अब कहानी यह है कि व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या होता है। ये तो अभी प्रकृति आप समझ लिए कि भाषा के आधार पर, नस्ल के आधार पर, ठीक है, समूह के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है, इन सभी आधार पर हम लोग जो धर्म के आधार पर सभी लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। अब ये अलग होते हैं, इसके क्या कारण है, ठीक है। कुछ कुछ मिलता जुलता है, लेकिन ध्यान रखिए कि कारण क्या बताया गया। कारण में कौन कौन सा पॉइंट आएगा। पहला वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, जिसको हम लोग अनुवांशिक भी बोलते हैं। वैसे वंशानुक्रम क्या है, इसका पूरा डिटेल्स हमारा वीडियो है इस पर, ठीक है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और आपका इस टॉपिक से ना एक पूरे टॉपिक ही दिया है, पूरा चैप्टर ही है ये, ठीक है। और इसी से झारखंड जो जेटेट होना है ये पूछेगा, तो आप उसको जरूर देखें, उसका एमसीक्यू सहित है, ठीक है, तो आप उसको जरूर देखें। मेरा मानना है ना कि जैसे अगर 5 चैप्टर आपको सीडीपी में पढ़ना है तो 5 चैप्टर का हमारा जो है सो प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप 1 घंटा मतलब 1 से 2 घंटा टाइम निकालेंगे ना, तो सभी टॉपिक्स को आप देखिए, थोड़ा सा स्पीड करके देखें आप वीडियो थोड़ा सा मतलब थोड़ा स्पीड करके देखें। स्पीड का मतलब है कि 1.25 या 1.5 ऐसा कुछ है, उसमें थोड़ा सा देखें। मेरा कहना है ना कि थोड़ा थोड़ा इसको जब देख लेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम टिक किस में करें, ठीक है। तो इसीलिए हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास कॉन्सेप्ट जाए, नहीं तो हम तो सिर्फ एमसीक्यू चलाते, लेकिन हम कॉन्सेप्ट के बाद एमसीक्यू चलाएंगे। और एमसीक्यू का मतलब है कि अगर एक दिन में अगर हम 100 क्वेश्चन अगर आपको एमसीक्यू करवा दिए इससे, ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़िए, तो आपको ना चीज़ों को समझने में आसानी पड़ेगी। जब हम एमसीक्यू बताएंगे तो उसमें बहुत सारा नया पुराना वर्ड आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, ठीक है। उस समय जब अगर थोड़ा सा अगर आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ें तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा, नहीं तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल बन सकता है। इसीलिए हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ें। तो पहला जो कारण है विभिन्नता का, वो हेरिडिटी, वंशानुक्रम है। लिखता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, वंशानुक्रम, ठीक है, को माना जाता है। इसके कारण व्यक्ति का मानसिक विकास, ठीक है, मानसिक विकास में बुद्धि, चिंतन, दृष्टिकोण, व्यवहार, संकीर्ण सोच कुछ भी हो सकता है, एवं शारीरिक विकास में लंबाई, शरीर का रंग इत्यादि का अंतर पाया जाता है। तो वंशानुक्रम का मतलब है जो हमारे पूर्वजों से मिलता है। माता पिता से संतान में जो माता पिता के गुण प्रवेश कर जाता है वही हेरिडिटी है। तो जाहिर सी बात है कि माता पिता का जो वंशानुक्रम जो होता है वो संतान में पहुंच जाता है। आगे देखिए वातावरण या परिवेश, तो वातावरण के कारण भी, ठीक है, वातावरण के कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाए जाते हैं। देखिए वातावरण के कारकों के द्वारा भी बालक में अंतर पाया जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि जिस प्रकार का पारिवारिक या सामाजिक वातावरण होगा, मतलब माहौल होगा, बालकों के व्यक्तित्व का विकास भी वैसा ही होगा। वातावरण के माध्यम से बालकों का सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक, प्रगतिशील सोच इत्यादि विकसित होती है। वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रभावित करते हैं। तो ध्यान रखें, वंशानुक्रम अकेले नहीं करता, वंशानुक्रम के साथ वातावरण भी चलता है। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करते हैं। सही बात है, ठीक है। आगे देखिए लैंगिक विभिन्नताएं में इसमें क्या कहता है, बोल रहा है कि लैंगिक विभिन्नता के कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। लड़कियों का शारीरिक व मानसिक विकास लड़कों की अपेक्षा पहले हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मतलब लड़कियों का जो शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वह लड़कों से पहले होता है एक एज के बाद, उसके बाद लड़कों का अधिक हो जाता है अकॉर्डिंग टू लड़कियां, ठीक। आगे देखिए, आगे है जाति प्रथा एवं राष्ट्र का प्रभाव। जाति प्रथा और राष्ट्र का भी प्रभाव है, जिससे हम व्यक्तिगत डिफरेंस मतलब व्यक्तिगत विभिन्न होते हैं, जिसके आधार पर हम व्यक्तिगत विभिन्न होते हैं। जाति के आधार पर व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है। जाति का प्रभाव व्यक्तित्व, ठीक है, विकास पर भी पड़ता है। राष्ट्र का भाव भी व्यक्तियों में अलग अलग होता है, जैसे अंग्रेज और भारतीयों में अंतर था, ठीक है। तो जाति और राष्ट्र का प्रभाव भी हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता पर पड़ता है, हमारा व्यक्तित्व पर पड़ता है, जिससे हम एक दूसरे से विभिन्न हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। आयु तथा बुद्धि में देखिए, आयु और बुद्धि भी जो है ये विभिन्नता का कारण है, ठीक है। बताता है आयु के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति का आयु तथा बुद्धि का विकास अलग अलग होता है। उदाहरण स्वरूप किसी के बुद्धि लब्धि, ठीक है, 30 से 170 के बीच होना चाहिए। अगर इससे कम, इससे ज्यादा या तो इसकी कम है तो विशेष में चले जाएंगे। अब देखिए अगला जो कारण है विभिन्नता का, वो परिपक्वता पर डिपेंड करता है। परिपक्वता को लेकर भी दो व्यक्तियों के बीच अंतर पाया जाता है, ठीक है। परिपक्वता, ठीक है, यानी मैच्योरिटी किसी व्यक्ति में पहले तथा किसी में बाद में आती है। यह व्यक्ति के मानसिक विकास पर निर्भर करता है। हम परिपक्व हो जाएं, जिसे हमारी आदत या तो बालकों जैसी हो रहे या तो परिपक्वता के और हम चले। अगर परिपक्व हो गए तो चीज़ों को थोड़ा सा गंभीर तरीके से लेना चालू कर देंगे। अगर हम गंभीर नहीं हैं, इसका मतलब है कि हम परिपक्व नहीं है, मतलब हम बाल बुद्धि में हैं। तो ये सभी कारण होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? कारण, व्यक्ति के अंतर का कारण, ठीक। अब देखिए, अब इसका जो है
अब जो है इसका जो है आर्थिक स्थिति, अब अगला जो है आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा, बोल रहा है पारिवारिक आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा का स्वरूप भी व्यक्तित्व विकास में अंतर लाता है। ठीक, दो असमान आर्थिक पृष्ठभूमियों के बच्चों का मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी इत्यादि का विकास अलग अलग होता है। अगला जो पॉइंट है मेन पॉइंट में, अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि आखिर व्यक्तिगत विभिन्नता जानने का क्या विधि है, मतलब हम कैसे जानेंगे कि लोगों में, हम कैसे जानेंगे कि लोग अलग अलग होते हैं। ठीक, तो जानने का जो तरीका है, विधि है, पहला तो है परीक्षण विधि, जिसको हम लोग टेस्ट मेथड कहते हैं। बोला जाता है इसके अंतर्गत बुद्धि परीक्षण, ठीक है, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, संवेग संबंधी परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण तथा अभिवृत्ति परीक्षण इत्यादि आते हैं। तो ध्यान रखिए, जब किसी व्यक्तिगत विभिन्नता को, जब लोग अलग अलग हैं, इसको टेस्ट करना है, इसको जानना है, तो परीक्षण विधि टेस्ट करेंगे कि मान के चलिए कि किसी का बुद्धि परीक्षण किए, 4 आदमी का बुद्धि परीक्षण किए, चारों का अलग अलग मिलेगा। उपलब्धि करेंगे तो उपलब्धि भी अलग अलग मिल जाएगा। व्यक्तित्व परीक्षण में शायद कोई व्यक्ति सेम व्यक्तित्व के हो, सभी का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। ठीक, तो इसमें जितना सारा टेस्ट है, इन सभी विधियों से, इन सभी परीक्षण विधि से हम किसी का विभिन्नता, किसमें क्या डिफरेंसेस है उसको जान सकते हैं। इन सभी टॉपिक के सहारे हम किसी भी व्यक्ति में उसका स्वभाव को जान सकते हैं, और किसी और में फिर अगर हम इसी टेस्ट को करें तो उसका स्वभाव को जान सकते हैं। जब दोनों को मैच करेंगे तो जाहिर तौर पर दोनों अलग अलग पाए जाएंगे। ठीक, अगला है व्यक्तित्व परीक्षण। ठीक, व्यक्तित्व परीक्षण का मतलब क्या है, इसके अंतर्गत बालकों के गुण का परीक्षण किया जाता है, जैसे व्यक्तित्व का विकास, सृजनशीलता, ठीक है, और परीक्षण विधियां का जो है सो टेस्ट किया जाता है। तो व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर हम बता सकते हैं कि किसका व्यक्तित्व किस दिशा में है। ठीक, आगे जो है उपलब्धि परीक्षण को हम देख सकते हैं, यानी अचीवमेंट टेस्ट। शैक्षणिक ज्ञान के आधार पर यह परीक्षण होता है। उपलब्धि परीक्षण कैसे होता है, शैक्षणिक ज्ञान के आधार पर होता है। बुद्धि परीक्षण कैसे होगा, मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया, जिसके प्राप्तांक के आधार पर बुद्धि लब्धि, मतलब आईक्यू टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, आईक्यू इंटेलिजेंस मतलब आईक्यू ज्ञात किया जाता है, आईक्यू ज्ञात किया जाता है। तो बुद्धि परीक्षण का यह आधार हो गया। आगे देखिए, आगे और क्या क्या कर सकते हैं। पांचवा जो है अभिलेख विधि से भी हम किसी का ना व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। तो सामूहिक आलेख विधि का मतलब हुआ, इनमें छात्रों से संबंधित क्रमबद्ध रूप में सूचनाएं अंकित की जाती है, जैसे उपस्थिति, रुचियां, स्वास्थ्य, समान योग्यताएं और विशिष्ट कौशल, व्यक्तिगत गुण, ठीक है, विद्यालय का कार्य तथा प्रधानाचार्य का दृष्टिकोण, मत इत्यादि। तो इस सामूहिक अभिलेख के द्वारा हम किसी बच्चा का जो है डिफरेंसेस देख सकते हैं। हम किसी बच्चा में किसी दूसरे बच्चे से कितना डिफरेंस है, इसको हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। व्यक्तिगत इतिहास विधि, इसमें क्या करें, किसी व्यक्ति का परिवार, शिक्षक, पड़ोसी, मित्र तथा संबंधी से जानकारी लेकर व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया जा सकता है। तो ये इतने सारे टॉपिक्स जो हमारे जो हैं, ये व्यक्तिगत भिन्नता को परीक्षण करने का प्रणाली है। ठीक है, अब देखिए, अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़ा। ठीक है, विभिन्नता का विभिन्नता का 3 टॉपिक हमने पढ़ा। सबसे पहले इसका आधार पढ़े, आधार मतलब प्रकृति पढ़े, इसका प्रकृति क्या होता है। दूसरा पढ़े कारण, क्या पढ़े हम लोग, कारण। तीसरा पढ़े हैं परीक्षण विधि। देखिए, मतलब विभिन्न लोग जो होते हैं, विभिन्नता जो है, विभिन्नता का आधार क्या होता है, विभिन्नता का कारण क्या होता है, ये 2 टॉपिक क्लियर किए हम लोग। ठीक है, विभिन्नता का परीक्षण कैसे किया जाता है। ठीक, अब ये आगे जो टॉपिक जो बता रहा है, ये बता रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता का क्या मतलब है। जब लोग डिफरेंस हो तो इसको एजुकेशन में कैसे अप्लाई करें, और अप्लाई करने से क्या होगा, या तो एजुकेशन इस टॉपिक को दिमाग में रखकर कैसे लोगों को समझाए। ठीक, अब इसको समझना है, तो इसको समझना है तो देखिए क्या बताया गया। बोलता है शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यक्तिगत भिन्नताएं, ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो निम्न प्रकार का है। तो व्यक्तिगत भिन्नता जो है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कहाँ लागू होगा, उन सभी टॉपिकों को अरेंज करके आपको देने का प्रयास किए हैं। तो पहला है शिक्षा का स्वरूप। क्या बताया, शिक्षा का स्वरूप बताता है, मनोविज्ञान इस बात पर जोर देते हैं, मनोविज्ञान इस बात पर जोर देता है कि बालकों की रुचियाँ, योग्यता, ठीक है, क्षमता, योग्यता आदि में अंतर होता है, अतः सभी बालकों के लिए समान शिक्षा का आयोजन सर्वथा अनुचित होता है। मतलब सभी को एक जैसा नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, सभी के लिए एक जैसा कल्चर का चीज हम लोग नहीं पढ़ा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंदबुद्धि, पिछड़े हुए बालक तथा शारीरिक दोष वाले बालकों के लिए अलग अलग विद्यालय में अलग अलग प्रकार के शिक्षण तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। क्लियर बात समझ में आया।
अगर लोग डिफरेंस है, अगर बच्चों में डिफरेंसेस है, लोगों में डिफरेंसेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो जिस लायक है, जो जिस कैटेगरी का है, उसको उसी कैटेगरी का हम लोग एजुकेशन दें, ज़्यादा बेटर होगा। लिखता है व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ने के लिए ऐसा विद्यालय होना चाहिए जहां शिक्षक विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधकों को बालक को समझने में कक्षा के वर्गीकरण में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कहा जा रहा है ना, जो व्यक्तिगत विविधता जो है, व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग विद्यालय होना चाहिए, और जो शिक्षक जो पढ़ाएंगे उनको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि जो बच्चा अलग अलग जो है, जो बच्चा में कमी या तो अधिक चीज़ है, उसके लिए क्या व्यवस्था किया जाए, वो टीचर को ना स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए ताकि बच्चों को वो समझ सके। आगे लिखा जा रहा है शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। कक्षा का आकार तय करने में भी व्यक्तिगत भिन्नता का विशेष ज्ञान सहायक होता है। अधिक कक्षा के अधिकतर बालक अधिगम में कमजोर हो तो क्या होगा, तो कक्षा का आकार कम होना चाहिए। यहाँ सीधा सीधा बताया जा रहा है कि अगर अधिकतर बालक पढ़ने में कमजोर हैं, तो कक्षा का जो आकार जो है, आकार का मतलब उसमें जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर 40 बच्चा है तो 30 करिए, 30 है तो 25 करिए, 25 है तो 5 कर सकते हैं, ताकि वो बच्चा ठीक पढ़े। आगे लिखा गया है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत व्यक्तिगत शिक्षण पर जोर डालता है। इसके अनुसार बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उसकी सर्वांगीण विकास हो सके। तो जैसा बच्चा, ठीक है, वैसा एजुकेशन, कहने का तात्पर्य है। अब दूसरा क्या है, इसका पाठ्यक्रम का निर्धारण करेंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम का निर्धारण विकास में भी व्यक्तिगत, ठीक है, विभिन्नता का प्रमुख भूमिका होती है। बालकों की आयु, कक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कक्षा के लिए अलग प्रकार की पाठचर्या का निर्माण किया जाता है एवं उन्हें अलग प्रकार से लागू किया जाता है। कहने का मतलब है कि सिलेबस सबके लिए सेम होगा, लेकिन पढ़ाने की स्टाइल थोड़ा सा अलग करना होगा। बच्चों का आकार ज़्यादा है, उसको कम करना पड़ेगा। अगर मंदबुद्धि बच्चे का संख्या अगर ज़्यादा है, किसी की संख्या को कम करना होगा। अगर बच्चों की संख्या अगर हम कम कर दिए तब क्या होगा, तब क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो ठीक ठाक परफॉर्म करने लगेंगे। तो वही चीज़ है, पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। आगे क्या बताया, आगे उदाहरण है, उदाहरण भी थोड़ा सा देख लें। बताता है बच्चों की पुस्तकें अधिक चित्रमय और रंगीन होती हैं, जबकि जैसे कक्षा में आयु में वृद्धि होती जाती है उसकी पुस्तक का स्वरूप में अंतर दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार प्राथमिक कक्षा के बच्चों को खेलकूद के द्वारा शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है। क्लियर बात समझ में आ रहा है कि जैसा बालक वैसा एजुकेशन वैसा शिक्षा। ठीक है, बालकों के निर्देश भी व्यक्तिगत भिन्नता का विशेष भूमिका होती है। व्यक्तिगत भिन्नता को समझकर शिक्षक यह समझ पाते हैं कि किस प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाए। तो एजुकेशन में हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, सीधा सीधा है कि व्यक्तिगत भिन्नता है तो हम लोग एजुकेशन में क्या करेंगे, तो हम लोग एजुकेशन में ये करें कि जो जैसा बच्चा है उसके लिए वैसा हम लोग पढ़ाई तय करें, उसके लिए वैसा पाठ्यक्रम तय करें और उसको इस प्रकार पढ़ाएं ताकि वो बच्चा जिस चीज़ के लिए हमारे पास है उसको वो मिल जाए। ठीक है, लास्ट टॉपिक है समानतः अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर यह उनकी कठिनाई के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने की विधि को विभेदी अनुदेश कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, विभेदी अनुदेश कहा जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षकों को बालकों के शारीरिक दोषों को समझने में सहायता प्रदान करता है एवं इसे ध्यान में रखते हुए उन बच्चों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था कर पाते हैं। तो ध्यान रखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का हम लोग प्रकृति पढ़े, आधार पढ़े, उसका कारण पढ़े और व्यक्तिगत भिन्नता को कैसे हम परीक्षण करेंगे तो परीक्षण का कुछ विधि भी पढ़े। साथ में एजुकेशन में अप्लाई का मतलब यह है कि अगर बच्चों में भिन्नताएं पाए जाते हैं तो जो जैसा समझ सके बच्चा हमको उसी टाइप से समझा कर उसको पढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग पाठचर्या अलग करें, उसका होमवर्क अलग करें, उसका जो दिनचर्या पर हम लोग नियंत्रण करें, उनको देखें। ठीक है, सभी के सम्मिलित उसको हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि जो देखिए इस चैप्टर का पढ़ने का मतलब यही है कि हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पकड़ सकें, समझ सकें और जब समझ जाएं तो उसी के हिसाब से उसको पढ़ाने का प्रयास करें। तो पूरे कॉन्सेप्ट में बस यही है कि सभी लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जब भिन्न होते हैं तो उनको उसी के अनुसार हम लोग पढ़ाएंगे। अब देखिए, अब कहानी है यहाँ अभ्यास प्रश्न हम अभी नहीं देने जा रहे हैं आपको। ठीक है, अभ्यास प्रश्न अभी आपको नहीं देने जा रहे हैं। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद इसका वीडियो बनाकर आपको तुरंत दे देंगे। तो इसके पहले अभी हम हिस्ट्री का हड़प्पा सभ्यता करवाई आपको, तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट भी दिए और साथ में क्या दिए, एमसीक्यू भी हम उसको डाल दिए। आप उसको देखिए, नोट्स करिए, उसका पीडीएफ भी हम डाल दिए टेलीग्राम चैनल पर। हड़प्पा से संबंधित पीडीएफ डाल दिए, कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू का। इसका भी जो है एमसीक्यू करवा देंगे। ठीक है, और साथ में दोनों आपको पीडीएफ चला जाएगा, क्योंकि एक ही पीडीएफ में दोनों है, तो दोनों आपका चला जाएगा। तो इस तरह से आप नोट्स बनाते रहें, तैयारी करते रहें और आप अच्छा तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा आशा है।